कथा कथन में आज सुनिए हिंदी के वरिष्ठ कथाकार जयराम सिंह गौड़ की लिखी हुई कहानी औकात। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। तरुण शाम को अपने गांव के हॉस्पिटल से निकलकर बाहर खड़ा ही हुआ था कि एक कैब से ज्योति को उतरते देख सुखद आश्चर्य से भर गया। दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़े पर लोगों को देखकर रुक गए। तरुण बोला, अरे ज्योति, तुम? हाँ, मैं ज्योति। क्या मैं कानपुर का रास्ता नहीं जानती? तरुण ने झेंपते हुए कहा। सॉरी ज्योति, मैंने ऐसा कब कहा? तुम कैसी हो? आज मेरे शहर की याद कैसे आई? मैं तो पहले जैसी हूँ, तुम बताओ कैसे हो? आगरा मेडिकल कॉलेज में एक सेमिनार है, ये तो जानते ही होगे कि आगरा का रास्ता कानपुर होकर ही है। बिल्कुल नहीं बदली हो तुम, तरुण ने हंसते हुए कहा। जो बदल जाए वो आदमी कैसा? ठीक है, पर टैक्सी से कहाँ जा रही हो? घर गई थी तो रामू ने बताया कि सब लोग गांव में हैं और मैं यहाँ आ गई। तरुण ने कैब वाले को किराया देकर विदा किया। तरुण उससे बात करते देख रहा था। उसके मन में न जाने कितने सतरंगे सपने तिरने लगे थे। वो उनमें तिर रहा था। जब भी वो ज्योति और अपने बारे में सोचता, ज्योति के पिताजी एक खलनायक की तरह उसके जहन में प्रकट हो जाते। कभी कभी वो भी सोचने लगता, चलो कोर्ट मैरिज कर लें, पर उसके संस्कार आड़े आ जाते। ज्योति को जब बोस्टन से लौटना था तो उसने तरुण को फ़ोन किया था। तरुण उसे रिसीव करने नई दिल्ली एयरपोर्ट गया था। इलाहाबाद से केवल ज्योति की मम्मी आई थी। वे तरुण को देखकर बहुत खुश हुईं। दिल्ली से वो लोग कालका मेल से साथ साथ आए। तरुण कानपुर उतर गया था। ज्योति अपनी माँ के साथ इलाहाबाद चली गई थी। गाड़ी में इन लोगों ने अपने भविष्य के बारे में ढेरों बातें की। ज्योति की मम्मी ने जानबूझकर इन दोनों को बात करने का मौका दे दिया था। वो पूरी तरह चाहती थीं कि ज्योति और तरुण का विवाह हो जाए, पर ज्योति के पापा। तब से इन दोनों का ढेर समय मोबाइल पर ही कटता। जाने क्या क्या सपने बुने जा रहे थे। ज्योति का परिवार खानदानी आईएएस परिवार है। ज्योति के बाबा आईसीएस थे। उस परिवार के सारे संबंधी भी आईएएस थे। ज्योति के पिताजी रमेश वर्मा का आग्रह था कि उनका दामाद भी आईएएस ही हो। ज्योति के सिविल सर्विस में कोई रुचि नहीं थी। इस बात को लेकर कभी कभी अपने पिता की बातें सुननी पड़ती थीं। इंटरमीडिएट करने के बाद उसने सीपीएमटी की परीक्षा दी और उसका सिलेक्शन हो गया। उसको जीएसवीएम कॉलेज कानपुर अलॉट हुआ। उसके पिता उसको भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनकी एक ही जिद, एमएससी करो फिर सिविल सर्विस की परीक्षा। उसकी माँ ने किसी तरह उसके पिता को मनाया कि एमबीबीएस करने के बाद भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी जा सकती है। किसी तरह वो माने थे। तरुण भी एसवीएम से एमबीबीएस कर रहा था। वो 3rd ईयर में था। रैगिंग के दौरान वो ज्योति से टकराया। ज्योति भयभीत हिरनी की भांति दुबकी खड़ी थी। जाने क्या सोचकर उसको ज्योति के ऊपर दया आ गई और उसने साथियों से कह दिया कि ज्योति उसकी रिश्तेदार है और ज्योति रैगिंग से बच गई। उस घटना से ज्योति तरुण से बहुत प्रभावित हुई। उसने तरुण से मिलकर उसको धन्यवाद दिया। परिचय धीरे धीरे प्रगाढ़ होता गया। नोट्स लेने के बहाने वो एक दूसरे से मिलने लगे। ज्योति का तरुण के घर भी आना जाना शुरू हो गया था। तरुण के घर उसकी मुलाकात उसके पिता प्रोफेसर अशोक से हुई। वो जीवीएसएम में सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। एक दिन दशहरा था। ज्योति तरुण के घर आई हुई थी। उसने तरुण के माता पिता के पांव छुए। उन लोगों ने मना किया तो ज्योति ने कहा, सर आप तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरा अधिकार बनता है, इसे तो आपको देना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो तरुण के परिवार में घुलती चली गई। डॉक्टर अशोक सर से अंकल और अंकल से न जाने कब पापा हो गए। तरुण की मम्मी ज्योति को लेकर कुछ सपने बुनने लगी थी। ज्योति को प्रथम वर्ष की परीक्षा में एनाटॉमी में गोल्ड मेडल मिला। डॉक्टर अशोक उसकी सफलता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने तरुण से उसे खाने पर बुलाने के लिए कहा। ये लोग बात कर ही रहे थे कि ज्योति मिठाई का डिब्बा लेकर आ गई। उसने तरुण के मम्मी पापा के पैर छुए। तरुण ने मजाक में अपने पैर बढ़ा दिए तो उसकी मम्मी ने उसे डांटा। दोनों हंसकर रह गए। ज्योति तरुण की मम्मी से पूछकर पनकी वाले हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने तरुण के साथ गई। मंदिर से निकल दोनों लोगों ने एक दूसरे को प्रसाद दिया और वहाँ से चल दिए। शाम को खाने के लिए मिठास से मिठाई और कुल्फ़ी ले लिए। रास्ते में ज्योति को कुछ याद आया। उसने तरुण से पूछा,
जब मैं पापा मम्मी के पैर छू रही थी तुमने अपने पैर क्यों बढ़ा दिए थे? अरे छोड़ो यार, वो तो मजाक था। उसके लिए मम्मी की डांट भी खा ली है। अब क्या तुम भी डांटोगी? और क्या, कहते हुए उसने गाड़ी रोक दी। जब तक तरुण को समझे उसने तरुण के पैर छू लिए। अरे ये तुमने क्या किया? अरे पैर छुए हैं, तुम भी तो मुझसे बड़े हो, आशीर्वाद दो। तरुण ने बड़े ही बुजुर्गाने अंदाज में कहा, जो भी तुम्हारी अभिलाषाएं हों ईश्वर उन्हें पूरी करें। बस, कहकर वो मुस्कुरा दी। तरुण ने उसका माथा चूमते हुए कहा, खुश रहो। ज्योति के चेहरे पर चमक बिखर गई। तरुण और ज्योति के मन में भी एक दूसरे को लेकर बहुत कुछ चल रहा था। रात डिनर के बाद तरुण उसको हॉस्टल छोड़ आया। पापा ज्योति की पढ़ाई और संस्कारों की तारीफ किए जा रहे थे। तरुण ने कहा, पापा गोल्ड मेडल तो मुझे भी मिला था, तब आपने मेरी इतनी तारीफ क्यों नहीं की थी? डोंट बी जेलस माई सन, तुम्हारा मेडिकल बैकग्राउंड था, साथ ही मेरी गाइडेंस भी थी। उसे बिना मेडिकल बैकग्राउंड और बिना किसी गाइडेंस के मिला है, क्या ये मानी नहीं रखता है? आप ठीक कहते हैं पापा। ज्योति ने पूछा, अब क्या प्रोग्राम है? तुम बोलो। तुम रुको, मैं आती हूँ, कहकर वो सीधी तरुण के मम्मी के कमरे में चली गई। मम्मी आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए लेटी हुई थीं। जैसे ही ज्योति ने उनके पैर छुए उन्होंने आंखें बंद किए हुए कहा, ज्योति तुम? सामने ज्योति को देख उसको गले लगा लिया। ज्योति ने पूछा, मम्मी आपने मुझे बंद आंखों से ही पहचान लिया? तेरी छुअन अभी तक नहीं भूल पाई हूँ बेटा। ज्योति मम्मी की गोद में सर रखे देर तक बैठी रही। तरुण एक बार आया और झांक कर लौट गया। तरुण की मम्मी काफ़ी देर तक उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही। तब तक तरुण की मम्मी को जैसे कुछ याद आया। उन्होंने ज्योति से पूछा, ज्योति तुम अकेली ही आई हो? जब अकेली हूँ तो अकेली ही आऊँगी। क्या मतलब, तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं की। पापा जहाँ मेरी शादी करना चाहते थे वो मुझे पसंद नहीं थी। अब क्या सोचा है? अब सोचते हैं यहाँ से जाने के बाद उनसे साफ साफ बात कर लूँ। मम्मी जरा मैं तरुण के साथ घूम आऊँ? जाओ बेटा घूम आओ। ज्योति ने तरुण से आकर कहा, आओ अब चलें। तरुण ने ज्योति को गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, चलो। तरुण तुमने पूछा नहीं कि कहाँ चल रही हो? भाग्य से मिले इतने खूबसूरत पलों को मैं बेकार की बहस में जाया नहीं करना चाहता, केवल जीना चाहता हूँ। वाह तरुण, तुम तो शायर हो गए हो। मोहब्बत में लोग जाने क्या क्या हो जाते हैं, मैं तो शायर ही हुआ हूँ। अब चलो भाई। ज्योति गाड़ी चला रही थी। वही पहचानी हुई सड़कें, पार्क, दुकानें, कुछ तो नहीं बदला है। रास्ते में जब उसे हेम्सो रेस्टोरेंट दिखा उससे गाड़ी रोक कर कहा, तरुण एक कॉफ़ी हो जाए? अकेले कॉफ़ी क्यों, चिकन फ्राइड राइस भी हो जाए। तरुण ये नहीं भूला था कि ज्योति चिकन फ्राइड राइस की दीवानी है। तरुण आज तुम यहाँ कितने दिन बाद आए हो? जब से तुम गई आज पहली बार आया हूँ। क्या? तुम्हारे बगैर यहाँ आने का क्या मतलब? ज्योति गर्व से भर गई थी। तरुण ने बेरा से एक चिकन फ्राइड राइस 2 चम्मचों के साथ लाने के लिए कहा। तब तक ज्योति ने पूछा, घर में कौन कौन है? जैसा तुम छोड़ गई थी सब वैसा ही है। पापा, मैं, मम्मी, हल्कू काका, सरस्वती चाची और रामू, इतने ही लोग थे ना। पापा रिटायर्ड तो हो गए हैं पर अभी ऑनरेरी कॉलेज में क्लासेस लेते हैं। और तुम? यार बड़ी जल्दी भूल जाती हो। तुम्हें बताया तो था कि मेरा भी कानपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी में हो गया है। ज्योति तुम वैसी की वैसी ही हो। तब तक बेरा चिकन फ्राइड राइस लेकर आ गया था। तरुण ने कहा, शुरू करो। और ज्योति शुरू हो गई। वो ये भी भूल गई कि तरुण भी है। ज्योति उसको खाता देख रहा था। यकायक उसका ध्यान तरुण की तरफ गया तो उसने 1 चम्मच राइस उसके मुंह में डालते हुए कहा, अरे बुद्धू, अभी तक बैठे ही हो, खाओ। मुझको तुम्हें खाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। फिर तो हो गया, तुम मुझे देखते रहना, तब तक मैं सब चट कर जाऊंगी। दोनों खाने लगे। आओ अब घर चलते हैं। ज्योति ने कार स्टार्ट की और घर की तरफ चल दी। रास्ते में तरुण ने ज्योति से पूछा, पापा का कुछ एटीट्यूड बदला? पापा और बदलें? फिर अब हम लोगों को बदलना पड़ेगा। क्या मतलब? हम लोग उनके आशीर्वाद के बिना ही मैरिज कर लेंगे। क्या ये ठीक रहेगा? क्यों नहीं ठीक रहेगा? जब वो मेरे सेंटिमेंट्स की परवाह नहीं कर रहे हैं, केवल अपने झूठे अहंकार के लिए जीवन से मेरे खिलवाड़ करने पर तुले हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक बात बताओ, क्या हम लोग एक दूसरे के बिना जी पाएंगे?
मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता। मैंने सोच लिया है अब की बार मैं फाइनली पापा से बात कर लूँगी। रिटायर हो गए हैं पर अभी तक उनका आईएएस का भूत नहीं उतरा है, ज्योति ने झल्लाते हुए कहा। इलाहाबाद पहुंचकर उसने अपनी माँ से तरुण के बारे में बात की। उसी शाम उन्होंने अपने पति से बात की। तुम मेरा निर्णय जानती हो, फिर क्यों बार बार तरुण की बात उठा देती हो? आखिर क्या खराबी है उसमें? मेडिकल कॉलेज में लगा है, अगर है तो डॉक्टर ही। क्या औकात होती है डॉक्टर की, जानती हो? आईएएस के एक फ़ोन पर 20 डॉक्टर हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर को कोई पूछता है? देखो, आगे से इस बात पर चर्चा नहीं होगी। उसको गए 4-5 दिन हुए थे। एक शाम तरुण लोग बैठे बातें कर रहे थे कि तरुण के पापा का मोबाइल बजा। सब लोग चुप हो गए। तरुण ने अपने पापा को परेशान देख उनसे पूछा, क्या हुआ पापा? ज्योति के पापा को अटैक पड़ गया है और उनको लेकर कार्डियोलॉजी आ रही है। वो सरसौल क्रॉस कर चुकी है। मैं कार्डियोलॉजी जा रहा हूँ, तो अपनी मम्मी को लेकर आ जाओ। तरुण अपनी मम्मी के साथ कार्डियोलॉजी में पहुंचा। ज्योति आ चुकी थी। उसके साथ इलाहाबाद के डॉक्टर विनय आए हुए थे। तरुण अपनी मम्मी को ज्योति की मम्मी के पास छोड़कर ज्योति के पास पहुंचा। ज्योति उसको देखकर उससे लिपट गई। बी ब्रेव ज्योति, सब ठीक हो जाएगा। पापा कहाँ हैं? ज्योति ने एक इमरजेंसी की तरफ हाथ कर दिया। वहाँ कार्डियोलॉजी की पूरी टीम मौजूद थी। तरुण को देखते डॉक्टर अशोक ने उससे और ज्योति से ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए कहा। ज्योति के पापा ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिए गए थे। उनको एनेस्थीसिया दी जा चुकी थी। वो पूरी तरह बेहोश थे। डॉक्टर अशोक ने ज्योति से कहा, ऑपरेशन तुम करोगी। पापा, ये मेरे पापा हैं। नो, नाउ ही इज़ ए पेशेंट ओनली। बी ब्रेव। तरुण, तुम असिस्ट करोगे, हम लोग तो हैं ही। ज्योति ने ऑपरेशन शुरू किया। तरुण उसे इंस्ट्रूमेंट पकड़ाता जा रहा था। डॉक्टर अशोक मंत्रमुग्ध होकर ज्योति को देखे जा रहे थे। वो बड़े विश्वास के साथ उसको ऑपरेशन करते देख रहे थे। 2 घंटों में ऑपरेशन समाप्त हुआ। ज्योति ने अपने हाथ से बैंडेज की। वो डॉक्टर अशोक की तरफ देखने लगी। डॉक्टर अशोक ने ओके कहा और बाहर चलने का इशारा किया। सब लोग बाहर आ गए। बाहर आते ही डॉक्टर अशोक ने ज्योति से कहा, वेल डन ज्योति, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। ज्योति ने उनके पाँव छुए। डॉक्टर अशोक ने उसे गले से लगाकर कहा, ज्योति, मैं जानता था कि तुम बहुत अच्छी तरह से कर सकती हो। तुमने आज मेरी गुरु दक्षिणा दे दी। ज्योति के मुंह से अभी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। डॉक्टर अशोक उसके सर पर हाथ रखे हुए सांत्वना दे रहे थे। तब तक एक नर्स ने बताया कि पेशेंट पोस्ट ऑपरेशन रूम में आ गया है। सब लोग रमेश को देखने उनके कमरे में गए। अभी तक उन्हें होश नहीं आया था। सब लोग बाहर आ गए। रात में भी डॉक्टर अशोक, तरुण और ज्योति रमेश को देखने गए। रमेश को दूसरे दिन होश आ गया। डॉक्टर अशोक उन्हें देखने गए। ज्योति ने उनका परिचय कराते हुए कहा, पापा यही हैं डॉक्टर अशोक, जिन्होंने आपको जीवन दान दिया है। रमेश ने कृतज्ञता से अपने सर को हिलाया। 10 दिन बाद रमेश जी को कार्डियोलॉजी से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर अशोक उनको अपने घर ले आए। ज्योति को उन्होंने इलाहाबाद भेज दिया कि वो अपनी जॉब पर ध्यान दे। उसके पापा को देखने के लिए हम लोग तो हैं। अगले शनिवार को ज्योति आई। अपने पापा की बेहतर हालत देखकर बहुत खुश हुई। शाम को सब लोग बैठे हुए थे कि रमेश जी ने डॉक्टर अशोक से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं इलाहाबाद जा सकता हूँ? जी नहीं। क्या आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? मैं आपको अभी कुछ दिन अपने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता हूँ सर। भाभी जी तो यहाँ हैं ही, फिर क्या परेशानी है? जिस कंडीशन से आप गुजर कर आए हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन अभी और मेरे साथ रहें। क्यों ज्योति? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि पापा आपके पास रहेंगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। पापा प्लीज़ यहीं रहिए। ठीक है, जैसा आप लोग कहें, रमेश ने कहा। रमेश की सेहत में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा था। अब वो अकेले पैदल भी घूमने जाने लगे थे। एक दिन वो घूम के लौट रहे थे कि एक आदमी ने उनसे नमस्कार करते हुए उनके बारे में पूछा, आपको पहले तो यहाँ नहीं देखा, आप कहाँ रहते हैं? मैं डॉक्टर अशोक के घर रहता हूँ। अरे साहब, ये सामने ही मेरा घर है, आइए कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। रमेश जी उसके यहाँ पहुँच गए। उस व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप उनके रिश्तेदार हैं? नहीं भाई, मैं उनका मरीज हूँ। उन्होंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई और उस आदमी से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया, मैं भी साहब यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं एसएसपी था,
मेरा अहंकार आकाश छूता था। मैं आदमी को आदमी नहीं समझता था। पैसे के सिवा मेरे लिए कुछ नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब को भी परेशान किया था। इसी बीच मेरे इकलौते बेटे को अटैक पड़ा। उसका इलाज डॉक्टर साहब ने किया। ये तो आप जानते ही होंगे, जो जैसा होता है उसका सोच भी वैसा ही होता है। दूसरे दिन मैं उनके घर जाकर उन्हें रुपए देने चाहे तो जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप कौन हैं, पर रिश्वत देने के जुर्म में आपको एंटी करप्शन वालों को दे सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपके बेटे की बीमारी का एहसास है। मैं ये भी जानता हूँ कि बेटे की बीमारी पिता को कितना आहत करती है, लेकिन मेरा सोच आपका जैसा नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम लोगों की सेवा करना है, उनको लूटना नहीं। उस दिन के बाद साहब मुझे अपने आप से घृणा हो गई थी और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने डॉक्टर साहब को जाकर बताया तो उन्होंने कहा, तुमने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? क्या ईमानदारी से काम नहीं कर सकते थे? नहीं साहब, पुलिस महकमे में ईमानदारी से काम नहीं हो सकता। ईमानदारी से काम करने के लिए आप जैसा बनना पड़ेगा, जो मैं बन नहीं पाऊँगा। सर जा रहा हूँ, हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। फिर साल भर बाद मेरा लड़का फिर बीमार पड़ा। मैंने सहारनपुर में इलाज करवाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पत्नी के कहने पर फिर डॉक्टर साहब के पास लाया और उनके इलाज से ठीक हो गया। वो कई बार बीमार पड़ा और मुझे बार बार यहीं आना पड़ा, तो पत्नी ने कहा कि क्यों ना यहीं एक मकान बना लिया जाए। साहब अकेला लड़का है, उसकी ज़िंदगी से अधिक तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर डॉक्टर साहब को सारी बातें बताई। उन्होंने ज़मीन दिलवा दी और मेरा मकान बन गया। अब आप खाली समय में क्या करते हैं? डॉक्टर साहब के गांव वालों की समस्याएं निपटाता हूँ। सच बताऊँ, गांव वालों की समस्याएं निपटाने में जो सुख मिलता है वो लाखों कमाने में भी कभी नहीं मिला। डॉक्टर साहब ने मेरा कायाकल्प कर दिया। रमेश ने घड़ी को देखकर कहा, अरे भाई बड़ी देर हो गई, अब चलते हैं, फिर मिलेंगे। रमेश उस एसएसपी की बात सुनने के बाद अपने अतीत में उतर गए और पश्चाताप में जलने लगे। ज्योति की शादी तरुण से न करने के लिए पत्नी को बुरी तरह से डांटना और डॉक्टरों को उचित दृष्टि से देखना सब याद आ रहा था। वो सोचने लगे, यदि आज डॉक्टर अशोक ना होते तो उनका क्या होता। उनकी कलेक्टरी तो किसी काम नहीं आई। जिन डॉक्टरों को मैं 2 कौड़ी का समझता था, उन्होंने मेरी जान बचाई। रिटायरमेंट के बाद एक आईएएस की क्या औकात होती है, आज मेरे समझ में आ गया। आज वो घर देर से पहुँचे। शनिवार था, ज्योति भी आ गई थी। उसने उनको देखकर पूछा, पापा आप कहाँ चले गए थे? हम सब लोग बहुत चिंतित थे। बेटा डॉक्टर साहब आ गए? तब तक अशोक ने कहा, आ गया हूँ सर, सब ठीक तो है? अभी तक नहीं था पर अब सब ठीक है। मैं कुछ समझा नहीं सर। देखिए डॉक्टर साहब, आज के बाद आप मुझे कभी सर नहीं कहेंगे। अरे क्या हो गया सर, आप मुझसे बड़े हैं, आपको सर नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? क्या भाई साहब ठीक नहीं रहेगा? डॉक्टर साहब, आज मैं आपके मोहल्ले के एक एसएसपी से मिलने के बाद अपनी औकात पर आ गया हूँ। अरे वो क्या, उसने आपसे कुछ कहा? नहीं, उसने मुझे प्रशासनिक पदों की औकात बता दी। अरे सुनिए तो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आज मुझे कहने दीजिए। आज तक मैं बड़े मुगालते में जी रहा था कि यह आईएएस तोप होता है, उसके एक इशारे पर समय चलता है, पर आज जाना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। रिटायरमेंट के बाद प्रशासनिक नौकरियां 2 कौड़ी की हो जाती हैं। आज अगर ज्योति मेडिकल में ना होती तो ना आप मिलते और ना मेरी जान बचती। आज मुझे मेरी औकात समझ में आ चुकी है। अरे ऐसा क्यों सोचते हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, यदि आप मेरी एक विनय और स्वीकार कर लेंगे तो मेरी आत्मा से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। अरे विनय क्यों, आज्ञा करें। आप तरुण को मुझे दे दें, वो तो आपका ही है सर। फिर सर? और सब हंस पड़े। तरुण की मम्मी ने ज्योति को गले से लगा लिया। अभी आप सुन रहे थे जयराम सिंह गौर सर की लिखी हुई कहानी औकात। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।